रात का सन्नाटा, एक आदमी जो दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को चकमा देने की तैयारी में था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। 1941 की सर्द रात, जब एक भारतीय ने ब्रिटिश हुकूमत के सबसे मजबूत पहरे को तोड़ा और आजादी की जंग को एक नया मोड़ देने निकला। उसकी मंजिल थी जर्मनी और उसके इरादे थे आजादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार और आज हम बात करेंगे देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या रहस्य है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का, और जो आयोग भारत सरकार के द्वारा गठन किए गए उनकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने क्या रिपोर्ट दर्ज की, कैसे वो जर्मनी पहुंचे और वहां एडोल्फ हिटलर से मिले, और क्या बनाई उन्होंने आजादी के लिए रणनीति, कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और क्या अहम भूमिका निभाई उन्होंने अंडमान और निकोबार को आजाद कराने में। जानेंगे आज के इस एपिसोड में एकदम शुरुआत से। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में जन्मा एक बालक, जिसकी सोच थी साधारण भारतीय से बिल्कुल अलग। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस की रगों में कुछ खास था, एक ऐसा जुनून जो उसे भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा भारतीय सिविल सेवा, उसे पास कर लेने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने वो रास्ता चुना जिसे चुनने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। 1920 में ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। ब्रिटिश सरकार की नौकरी? बिल्कुल नहीं, उनका सपना कुछ और ही था, आजाद भारत का सपना। भारत लौटकर उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य चुना, ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजाद कराना। 1921 में कोलकाता के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चिरंजन दास के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। बंगाल में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया। उनका संदेश स्पष्ट था कि भारत को अब अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त होना है। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते प्रभाव को देखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मांडले जेल में कैद कर दिया। लेकिन जेल की दीवारें उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकी। उनका अध्ययन जारी रहा और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और गहनता से अध्ययन किया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद स्वराज पार्टी के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया। वे बंगाल के प्रमुख नेता बन गए और युवा वर्ग को जागरूक करने का काम किया। सुभाष के लिए ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, एक क्रांति थी जिसका नेतृत्व वो पूरी लगन से कर रहे थे। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर चुने गए। यह उनके नेतृत्व और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था। मेयर के रूप में उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में जनता की भागीदारी को और सशक्त किया। सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर 1938 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन उनके विचार गांधी जी और अन्य नेताओं से काफी अलग थे। जहां गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को आजादी सशस्त्र संघर्ष से ही मिली। मतभेद इतना बढ़ गया कि उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार अहिंसा से नहीं झुकेगी। उनका इरादा था कि हथियार बंद संघर्ष किया जाए और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जाए। 1939 में मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसी साल उन्होंने एक नई पार्टी स्टार्ट की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, एक क्रांतिकारी पार्टी जो उनके विचारों को समर्थन देती थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का लक्ष्य स्पष्ट था, हर हाल में आजादी। सुभाष चंद्र बोस अब एक नई राह पर निकल पड़े थे। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था और इसने सुभाष चंद्र बोस को एक नया अवसर दिया। बोस का मानना था कि इस युद्ध का फायदा उठाकर भारत अपनी आजादी हासिल कर सकता है। जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो सुभाष ने इसे एक सही दिशा में कदम माना, लेकिन वे इसे और अधिक तेजी से करने के पक्ष में थे। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष की गतिविधियों को खतरनाक मानते हुए 1941 में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। 1941 जनवरी की एक रात सुभाष ने ब्रिटिश हुकूमत से बचते हुए गुप्त रूप से अपना घर छोड़ा। उन्होंने एक साधारण पठानी वेशभूषा पहनी और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े।
उनके कदम बढ़ रहे थे आजादी की नई राह पर। सुभाष अब एक खतरनाक और जोखिम भरे सफर पर थे। वे भारत से निकलकर अफगानिस्तान पहुंचे और वहां से रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 1941 में बोस जर्मनी पहुंचे और वहां हिटलर से मिले। उनका मकसद था भारत की आजादी के लिए जर्मनी का समर्थन हासिल करना। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जिसके जरिए उन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किया। उनके संदेश में थी आजादी की पुकार और देश प्रेम का उत्साह। उनकी आवाज रेडियो तरंगों के माध्यम से हर भारतीय के दिल में आजादी की आग जला रही थी। 1942 में जर्मनी में रहकर भारत की आजादी के लिए प्रयासरत सुभाष चंद्र बोस का अगला पड़ाव था जापान। उनका मानना था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में जापान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जापान में उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ और यहाँ से शुरू हुआ एक और नया क्रांतिकारी अध्याय। जापान के सहयोग से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देना शुरू किया, आजाद हिंद फौज की स्थापना। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी सेना में वो भारतीय शामिल थे जो पहले ब्रिटिश सेना के लिए काम करते थे और अब वो देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। बोस ने इस फौज के जरिए भारत की धरती पर एक निर्णायक युद्ध लड़ने का सपना देखा और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जला दी और आजाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि एक क्रांति बन गई। 1943 में जापान के समर्थन से आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नामकरण किया, अंडमान को आजाद और निकोबार को स्वराज। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली जमीन थी। यह सिर्फ एक साधारण जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत की आजादी की लौ जल चुकी है। 1944 में बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह युद्ध भारतीय धरती पर आजादी के लिए था और इसमें आजाद हिंद फौज ने असाधारण बहादुरी दिखाई। हालांकि आपूर्ति की कमी, खराब मौसम और जापान की हार के कारण इम्फाल युद्ध में सफलता नहीं मिली। यह बोस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार ने सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को और कठिन बना दिया। अब उनके सामने सवाल था कि क्या बिना विदेशी समर्थन के भारत की आजादी संभव है। 18 अगस्त 1945 ताइवान का हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस जापान की हार के बाद अपने भविष्य की योजना बनाते हुए एक जापानी विमान में सवार होते हैं। नेताजी का लक्ष्य था रूस जाना ताकि वहां से एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकें। लेकिन इस यात्रा के बाद जो हुआ उसने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य को जन्म दिया। कुछ ही मिनटों बाद विमान क्रैश हो गया और जापानी अधिकारियों ने जानकारी दी कि सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से जल गए थे और कुछ ही घंटों बाद ताइहोकू अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या यह पूरी सच्चाई थी? ताइहोकू अस्पताल में नेताजी की मौत ने भारत और दुनिया को चौंका दिया। जापानियों ने उनकी मौत की पुष्टि की, लेकिन इस घटना के पीछे के तथ्यों पर हमेशा से ही संदेह बना रहा। क्या यह एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। नेताजी, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया, वो अब नहीं रहे। लेकिन उनके अनुयायियों और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को यह खबर हजम नहीं हुई। क्या वास्तव में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि यह एक झूठ है। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी रूस चले गए थे और वहां से भारत की आजादी के लिए नई योजना बना रहे थे। यहाँ तक कि कुछ गुप्त रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि नेताजी ने दुर्घटना का बहाना बनाकर खुद को छुपा लिया था। नेताजी की मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के लिए कई जांच आयोग गठित किए गए। 1956 के शाहनवाज आयोग और 1970 के खोसला आयोग ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की, लेकिन 1999 में गठित मुखर्जी आयोग ने इस पर सवाल उठाया। मुखर्जी आयोग का कहना था कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे कि विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हुई है। मुखर्जी आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि नेताजी की मृत्यु का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। क्या नेताजी की मौत एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी या सच में वे एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे?
आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य सुलझा नहीं है, लेकिन उनके योगदान, उनके संघर्ष और उनकी दूरदर्शिता ने भारत की आजादी की राह को एक नई दिशा दी। चाहे उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई हो या वे किसी अन्य योजना के तहत गायब हो गए हो, लेकिन उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। बोस की मृत्यु को लेकर सबसे चर्चित सिद्धांत गुमनामी बाबा से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक संत रहते थे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। कई लोगों का मानना था कि यही सुभाष चंद्र बोस थे जो अपनी पहचान छुपाकर गुप्त रूप से जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1985 में गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके पास से सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई दस्तावेज और सामान मिलने की खबरें सामने आई, जिससे यह अफवाह और भी प्रबल हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बावजूद उनके संघर्ष और आजाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का योगदान हमेशा अमर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने न केवल एक सेना का गठन किया, बल्कि हर एक भारतीय के दिल में आजादी की लौ जलाई। उनके नेतृत्व और विचारधारा ने भारत की आजादी की दिशा बदल दी। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी, उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसने भारत की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय को पता चले कि सुभाष चंद्र बोस की असली कहानी क्या थी।